हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मेंटर संजीव जोत्रा और आज हम जो टॉपिक लेके आए केमिस्ट्री का वो है सॉल्यूशन के चैप्टर से। और इससे पहले हमने ऑलरेडी सॉल्यूशन का एक चैप्टर पहले भी किया हुआ है जिसमें हमने थ्योरेटिकल पोर्शन किया था। उसके बाद में दो ऐसे लेक्चर्स थे हमारे जिसमें हमने कंसंट्रेशन पार्ट 1 कंसंट्रेशन पार्ट 2 को डिस्कस किया था, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले आपको देखने जो बेसिक सी चीज़ें हैं वो समझनी बहुत ज़रूरी है। उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आई बटन में भी दूंगा, और वहाँ पे आप देख के उससे पहले देखिए, फिर उसके बाद इस टॉपिक पे आइए। ठीक है, पहले हमने बेसिक किया था सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, कंसंट्रेशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, अनसैचुरेटेड क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस किया था। फिर उसके बाद हमने कंसंट्रेशन पार्ट 1 पार्ट 2 में क्या किया था, नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, फॉर्मेलिटी, ये सारी चीज़ें टर्म की थी हमने। उसके बाद हमने न्यूमेरिकल्स का एक पोर्शन किया था, ठीक है, जिसमें हमने मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी सभी के न्यूमेरिकल्स को स्टडी किया था, डिस्कस किया था। ठीक है, तो वो टॉपिक आपके लिए देखने बहुत ज़रूरी है। तो इसको शुरू करने से पहले मतलब कि आप उसको अच्छे से देख लीजिए। तो आज हम जो बात करेंगे वो है वेपर प्रेशर की बात करेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस की। ठीक है, तो वेपर प्रेशर के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हम उसके साथ जुड़ी हुई चीज़ें, इवेपोरेशन क्या है, कंडेंसेशन क्या है, उसको समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि वेपर प्रेशर से हमारा एक लॉ निकल के आएगा, राउट्स लॉ निकल के आएगा। ठीक है, उसको हम अगले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, राउट्स लॉ को। तो राउट्स लॉ को समझने से पहले आपको, क्योंकि राउट्स लॉ में आपका वेपर प्रेशर यूज होगा, मोल फ्रैक्शन यूज होगी। मोल फ्रैक्शन के लिए मैंने आपको बता दें कि मोल फ्रैक्शन आप अपने जो हमारे पहले वीडियो नॉर्मेलिटी मोलैरिटी की वीडियो में वहाँ पे आप देखिए। वेपर प्रेशर जो आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, जब ये दोनों चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी तो हम किस पे चले जाएंगे, फिर राउट्स लॉ पे, कि राउट्स लॉ क्या होता है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं, दैट इज द वेपर प्रेशर। वो क्या चीज़ है, पहले हम आज बात करते हैं वेपर प्रेशर की। हालांकि अभी डेफिनेशन को हम सिंपल से देखते हैं कि ये क्या कह रही है, अब इसको डिटेल में समझेंगे, इसके पीछे क्या क्या रीजंस हैं। तो पहले डेफिनेशन क्या कहती है, सिंपल सी, वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड और सॉल्यूशन इज ए प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स इन इक्विलिब्रियम। कहने का मतलब क्या है कि जब भी हम किसी चीज को बॉयल करते हैं उसके जो वेपर्स निकलते हैं, ठीक है, लिक्विड के ऊपर जो वेपर्स बनते हैं उसका प्रेशर लिक्विड की सतह पे जो पड़ेगा, ठीक है, एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज द वेपर प्रेशर। मतलब जो वेपर्स बनने के बाद जो वेपर्स बन जाएंगे, वो वेपर्स का जो प्रेशर होगा, एक्सर्ट करेगा, वो कहां पे पड़ेगा, जो लिक्विड की सतह होगी ऊपर सरफेस पे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज द वेपर प्रेशर। ठीक है, अभी ये जो डेफिनेशन करें हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, पर ये एक्चुअल में इसके पीछे रीजंस क्या है, क्या कारण है, उसको हम डिस्कस करते हैं। फिर हम दोबारा कहां पे आएंगे, वेपर प्रेशर की डेफिनेशन पे आएंगे। अभी मैंने आपको जनरल सा बताया। तो इससे पहले, वेपर प्रेशर को समझने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए, इवेपोरेशन क्या है, क्या पता होना चाहिए, दैट इज द इवेपोरेशन। हम यहां पे लिखते हैं थोड़ा सा, इवेपोरेशन। सपोज मान लो हमारे पास कोई भी लिक्विड है, ठीक है, यहां पे कोई लिक्विड पड़ा हुआ है हमारे पास, ये मॉलिक्यूल्स, जब तक ये ओपन रहेगा, जब तक ये वेसल ओपन रहेगा, तब क्या होगा, ये बॉयल करेंगे हम, यहां से इसको बॉयल किया और उसके वेपर्स बाहर चलेंगे, उसके वेपर्स क्या हो गए, बाहर चलेंगे। तो इसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज द इवेपोरेशन, इवेपोरेट हो गई। अब अगर हम जनरल सी बात करें कि ये वाले ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स थे, वो क्या हो गए, इवेपोरेट हो गए, बाहर को चलेंगे। तो इसका मतलब यहां पे प्रेशर जनरेट नहीं हुआ, यहां पे प्रेशर जनरेट नहीं हुआ, जो हमारा वेपर प्रेशर की डेफिनेशन कह रही है कि लिक्विड के सरफेस के ऊपर वेपर्स का प्रेशर बनना, उसे हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। पर यहां पर तो बना नहीं, क्योंकि ये क्या है, ओपन कंटेनर। तो पहली शर्त क्या होनी चाहिए कि अगर हम वेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं तो वेपर प्रेशर में क्या होना चाहिए कि ये वेसल जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, दैट इज क्लोज्ड, क्लोज्ड होगा।
ये बंद होगा, तो तभी ये क्या होगी, वेपर्स बनेंगे, और जो वेपर्स यहां पे क्या बनाएंगे, प्रेशर जनरेट करेंगे, उसे हम बोलेंगे वेपर प्रेशर। पर ये इवेपोरेशन एक्चुअल में है क्या, कब ये इवेपोरेशन होती है, ठीक है, मतलब इसमें कौन से जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ज्यादा इवेपोरेट होंगे, कौन से कम होंगे, उसके पीछे भी रीजन है। चलिए देखते हैं। अब इवेपोरेशन के बारे में फिर दोबारा देखते हैं। जैसे मैंने क्या कहा था अभी कि हमारे पास, सपोज हमारे पास क्या है, ये एक ओपन वेसल, ये वाला, कुछ मॉलिक्यूल्स हमारे यहां पे सरफेस पे है और कुछ यहां पे भी होंगे। यहां पे सॉल्यूशन के अंदर उसे बोलते हैं बल्क मॉलिक्यूल्स, जो बल्क में है, उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या लग रही है, इक्वल लग रही है, तो वो तो कहीं जाएंगे नहीं। अब जो सरफेस पे होंगे उनकी एक तरफ ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी, इसका मतलब वो ऊपर चले गए। उनकी जो काइनेटिक एनर्जी, कुछ मॉलिक्यूल जो ऊपर गए उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होगी, ज्यादा है, और वो तभी वो क्या चले गए, ऊपर चले गए, ठीक है। जिनकी काइनेटिक एनर्जी है वो सरफेस पे चले जाएंगे। जैसे होता है ना कि कई बार क्लास में क्या होता है, क्लास में कई जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो मान लो हम कभी कहें जी क्लास में टेस्ट है, तो जो टेस्ट जिसने तो प्रिपरेशन की होगी टेस्ट की, वो बच्चे आते ही फटाफट क्या करेंगे, फ्रंट बेंच में बैठ जाएंगे। फ्रंट बेंच में बैठने का मतलब उन्हें वो चीज़ें आती हैं, उनमें जो एनर्जी है वो ज़्यादा, वो टेस्ट देने के लिए वो हम कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, वो आगे फ्रंट लाइन पे बैठेंगे। जो बेचारे टेस्ट याद नहीं करके आएंगे वो डर डर के क्या करेंगे, बैक बेंचर्स हो जाएंगे, वो कहाँ पे बैठेंगे, पीछे जाके बैठ जाएंगे, ठीक है। तो यही फिलहाल ऐसा ही कुछ जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स की उनकी भी इस तरीके की आदत है। वो क्या है, उनमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, तो तभी वो उनमें एक्साइटमेंट ज़्यादा, तो वो क्या चलेंगे, ऊपर चलेंगे। अब ये मॉलिक्यूल्स जो होंगे ये इवेपोरेट करेंगे, जैसे ही इसे हीट किया और ये जो हमारे ऊपर सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं ये बाहर चलेंगे। अब क्या होगा, जैसे ये इवेपोरेशन हुई, अभी हमने इसे बंद नहीं किया, क्लोज्ड वेसल नहीं है, ओपन वेसल है, तो क्या होगा इसका जो वॉल्यूम है वो कम होता जाएगा। क्यों, क्योंकि जो वेपर्स है वो अंदर नहीं है, अब वेपर्स क्या चलेंगे, बाहर चलेंगे, तो वॉल्यूम क्या होता जाएगा, हमारा कम होता जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो मॉलिक्यूल्स ऊपर चले जाएंगे, ऊपर जाएंगे तो इनके वेपर्स बनेंगे और ये बाहर चले जाएंगे। तो ये जो हमारा वॉल्यूम बढ़ेगा वो क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूसली क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। पर अब यहां पे क्या करेंगे, अब इस कंटेनर को हम बंद कर देते हैं। अब कंटेनर को क्या करेंगे, बंद करेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। अब हम क्या लेते हैं, क्लोज कंटेनर ले लेते हैं। ये क्लोज हो गया, बंद कर दिया, इसे हमने क्या किया, यहां से बंद कर दिया, ढक्कन लगा दिया ऊपर। अब ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स तो है ही है, तो ये क्या हो गया, ऊपर क्या बनने शुरू हो गए, वेपर्स बनने शुरू हो गए। ये क्या बनने शुरू हो गए, वेपर्स बनने शुरू हो गए। अब इसका वॉल्यूम कम नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अब उसे हमने क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो ये वेपर्स कहां पे रहेंगे, अंदर ही रहेंगे। कभी आपने देखा होगा, जैसे कई बार होता है कि आप घर में पानी को बॉयल कर रहे हो ना, किसी अपने पैन में लिया हुआ पानी को, उसे आप ढक्कन से ऊपर बंद कर देते हो, ठीक है। जैसे आप हीट कर रहे हो, बॉयल कर रहे हो, तो कुछ देर बाद क्या होता है कि उसके ड्रॉपलेट्स, पानी के ड्रॉपलेट्स ऊपर, जो प्लेट है ऊपर रखी होती है, ढक्कन रखा होता है, उस पे ऊपर बनने शुरू हो जाते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज द कंडेंसेशन। उसे क्या बोलते हैं कंडेंसेशन। वेपर्स कुछ देर बाद क्या करेंगे, आपस में मिल जाएंगे और कंडेंस होकर दोबारा नीचे आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो हुआ क्या, यहां पे क्या हुआ कि वेपर्स बने, जैसे जैसे वेपर्स बनते गए, एक टाइम आया, जैसे ये वेपर्स बन रहे हैं तो एक टाइम आया जब वेपर्स क्या होने शुरू हो गए, कंडेंस होकर दोबारा लिक्विड बनना शुरू हो गया, ठीक है। ये स्टेज क्या थी, दैट इज द इक्विलिब्रियम स्टेज। इसे क्या बोला, इक्विलिब्रियम। ये स्टेट कौन सी थी हमारी, इक्विलिब्रियम की, मतलब जहां पे रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन दोनों इक्वल हो गए। मतलब रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए।
ठीक है, इवेपोरेशन का रेट और कंडेंसेशन का रेट दोनों इक्विलिब्रियम जब हुआ तब क्या हो गए, दोनों बराबर बन गए, इक्वल हो गए। इस टाइम पे इस वक्त क्या होगा, जो वेपर्स यहां पे प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, कहां पे, सरफेस पे, उसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड। ठीक है, तो ये क्या हमने लिया, सपोज हमने मान लो ये क्या लिया, कोई लिक्विड ए ले लिया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज पी नॉट ए। सपोज हमने ए मान लिया, बी भी ले सकते हो, एक्स भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। नॉट का मतलब प्योर फॉर्म, पी का मतलब जो वेपर प्रेशर, किसका, ए का, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। प्योर लिक्विड तो एक ही है ना, मतलब सॉल्वेंट है, प्योर। तो उसका जो हम कह सकते हैं वेपर्स बने, जो वेपर प्रेशर बना, उसे हमने क्या लिया, पी ए। पर ये क्या था, प्योर था और इसके साथ कोई और मिक्स नहीं है, अकेला है और ये प्योर है, तभी इसने हमने यहां पे क्या लाया, नॉट, मतलब ये और कोई दूसरा लिक्विड इसमें नहीं पड़ा। तो हमने क्या बोला, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ए या प्योर लिक्विड ए। तो ये क्या था हमारा, दैट इज द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन या लिक्विड, कोई भी लिक्विड ऐसा सोल्यूशन ले सकते हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे कि सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिक्स करेंगे, सोल्यूशन बन जाएगा, उसका जो वेपर प्रेशर, उसको हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे। तो फिलहाल अभी तो मेरा ये मकसद था आपको बताना कि इवेपोरेशन क्या होती है, इवेपोरेशन क्या थी, कंडेंसेशन क्या थी। जब रेट ऑफ इवेपोरेशन, रेट ऑफ कंडेंसेशन इक्विलिब्रियम की स्टेट पे दोनों इक्वल हो जाए, तो जो वेपर्स होते हैं वो सरफेस पे यहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, उसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज द वेपर प्रेशर। कुछ फैक्टर्स हैं जो वेपर प्रेशर को इफेक्ट करते हैं, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं उनको अब हम डिस्कस करेंगे। फैक्टर्स की बात करेंगे, फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो वेपर प्रेशर, जिसपे वेपर प्रेशर जो लिक्विड का वो डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, दैट इज द नेचर ऑफ लिक्विड। एक चीज और है कि जो हमारी इवेपोरेशन और जो हमारी कंडेंसेशन है ना, वो साइमल्टेनियसली चलती है। वो क्या है, साइमल्टेनियसली। कंडेंसेशन इज ऑपोजिट टू द इवेपोरेशन। ठीक है, तो ये दोनों चीजें जो चलती हैं वो क्या चलती हैं, साइमल्टेनियसली, एक साथ ही चलेंगी। ठीक है, तो चलो अब यहां पे आते हैं पहले। तो नेचर ऑफ लिक्विड की नेचर पे डिपेंड करेगा। लिक्विड की नेचर का मतलब क्या, जो उसमें फोर्सेस होंगी, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगी, उस पर डिपेंड करेगा। जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स, जो मॉलिक्यूल्स में जो फोर्सेस होंगी, जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो उनको हम कह सकते हैं बड़ी मुश्किल से तोड़ा जाएगा। इसका मतलब उसके वेपर्स भी क्या बनेंगे, कम बनेंगे। ठीक है, और जो जिसमें वीक होंगी, फटाफट से हमने हीट दिया और फटाफट से उसके क्या बन गए, वेपर्स बन गए। इसका मतलब वेपर्स बन गए, थोड़ी सी हीट देने में वेपर्स बन गए, ज्यादा वेपर्स बने। ज्यादा वेपर्स बनने का मतलब क्या, उसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो फिर बात क्या आई कि नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड किया कि नेचर ऑफ लिक्विड को हम क्या देखेंगे इसमें, कि जिसमें वीक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होगी, जिसमें फोर्सेज जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक होगी, जल्दी टूटेंगी तो ज्यादा वेपर्स बनेंगे। ज्यादा वेपर्स बनने का मतलब वेपर प्रेशर ज्यादा। अगर स्ट्रांग होगी, ऐसे पकड़ा हुआ है, नहीं जाने दे रहा, तो जितने मर्जी हीट दो, थोड़ी बहुत बॉन्ड्स टूटेंगे और वेपर्स बनेंगे, कम वेपर्स का मतलब क्या है, उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो भी क्या होगा, कम होगा। तो डिपेंड किस पे किया, फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन पे। तो जैसे एक एग्जांपल ले लो, डाइमिथाइल ईथर। ठीक है, जैसे ये हमारा क्या होता है, CH3O डाइमिथाइल ईथर, और एग्जांपल ले लो C2H5OH इथेनॉल। इन दोनों में से ज्यादा हम कह सकते हैं वेपर प्रेशर किसका होगा, इसका, डाइमिथाइल ईथर का ज्यादा वेपर प्रेशर होगा। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि इथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। डाइमिथाइल ईथर में डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल। तो डाइपोल जो है वो वीक है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, एक चीज का भी ध्यान रखना है, इसमें भी दो कार्बन हमने लिए हैं। ये नहीं कि इसका डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाए कि आप यहां पे डाइमिथाइल ले रहे हो, 2 कार्बन ले रहे हो, यहां पे 4 ले रहे हो, वो नहीं। तो उसमें वीक वैन डर वाल्स का कॉन्सेप्ट भी आ जाएगा, वो चीज नहीं लेनी। लगभग
आप दोनों का मोलिकुलर मास जो लोगे वो क्या लोगे, इक्वल लोगे। चलो अब यहां पे बात क्या आई कि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जो होती है वो क्या होती है, वीक होती है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है। अब वीक इसकी, इसका मतलब ये इसकी जो बॉन्ड्स होंगी वो जल्दी से टूटेंगी, जल्दी से टूटेंगी तो इसका क्या होगा, वेपर्स ज्यादा बनेंगे। वेपर्स ज्यादा बनने का मतलब वेपर प्रेशर भी ज्यादा बनेगा। वेपर प्रेशर ज्यादा किसका होगा, डाइमिथाइल ईथर का, और इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग तो मुश्किल से टूटेगी, इतने ज्यादा वेपर्स नहीं बनेंगे, तो मतलब इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। किससे, इससे। तो ये क्या हुआ, नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड किया। ठीक है, स्ट्रॉन्गर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगी लेस वेपर्स, और वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा, मतलब वाइस वर्सा। ठीक है जी, ये तो हो गया हमारा नेचर ऑफ लिक्विड। उसके बाद देख लो, इसमें जैसे हमारे पास क्या है, ये इथेनॉल है, ये ग्लाइकोल और ये ग्लिसरॉल। इसमें एक OH है, इसमें 2 लगे हैं, इसमें 1 2 3। जैसे जैसे OH बढ़ते जा रहे हैं तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी ज्यादा बढ़ रही है। इसका मतलब इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा, इसमें इंट्रा भी हो सकती है और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बनती जाएगी। तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी, तोड़ना मुश्किल, वेपर्स कम, तो वेपर प्रेशर भी कम। इसमें क्या है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ ये OH एक है, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसके कंपैरेटिवली वीक होगी, तो क्या होगा, तोड़ना थोड़ा सा आसान, तो वेपर ज्यादा बनेंगे, वेपर ज्यादा तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा बनेगा। तो ये डिपेंड करता है हमारे नेचर ऑफ लिक्विड पे भी। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं टेम्परेचर। हमारा अगला फैक्टर है दैट इज द टेम्परेचर। ये बहुत आसान है, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा, मैंने इवेपोरेशन में भी बताया था, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा, जितना ज्यादा उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। किसकी, मॉलिक्यूल्स की। जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको जो टेम्परेचर ज्यादा मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा बढ़ेगी और फटाफट से ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, फटाफट से। ठीक है, जितना ज्यादा जोश था उनको टेस्ट देने का बच्चों को ना, जो हम याद करके आए थे अच्छे से, फटाफट से आगे पहले बेंच में बैठ जाएंगे, पहले बेंच में बैठ के कहेंगे और बार बार टीचर को कहेंगे कि आप प्लीज आप टेस्ट लीजिए, हमने टेस्ट देना, क्योंकि वो करके आए हैं। जो नहीं करके आए बेचारे, वो पीछे से बैठे हैं ऐसे करके लास्ट बेंच पे, वो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी नहीं है। ठीक है जी, वो कहते हैं कि टेस्ट ना ही हो तो अच्छी बात है। तो यहाँ पे क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ाया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, फटाफट से मूव हुए मॉलिक्यूल्स और ऊपर आ गए, तो उनके क्या बनने शुरू हो गए, वेपर्स बन गए, मोर वेपर्स, उतने ज्यादा वेपर्स बने और वेपर प्रेशर भी क्या हो गया, बढ़ गया। इसका मतलब जितना ज्यादा टेम्परेचर मतलब ज्यादा होगा, उतनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मूवमेंट ज्यादा बढ़ेगी मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट बनेगी, ऊपर आएंगे, उसके वेपर्स बनेंगे, वेपर्स बनने के बाद जितने ज्यादा वेपर्स, उतना ज्यादा वो लिक्विड के सरफेस के ऊपर क्या डालेंगे, प्रेशर डालेंगे, एक्सर्ट करेंगे, तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो वेपर प्रेशर को एक इक्वेशन से हम इसको क्वांटिटेटिवली अगर देखें तो उसको वेपर प्रेशर को हम निकालते हैं, एक इक्वेशन है। ठीक है, आइए देखते हैं। क्वांटिटेटिवली हम वेपर प्रेशर को निकालें अगर लिक्विड के, तो हमारे पास एक इक्वेशन है, दैट इज द क्लॉजियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन, जिसमें क्या log P2 upon P1 इज इक्वल टू डेल्टा H वेपराइजेशन, मतलब एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, मैंने पढ़ा होगा ना, एंथैल्पी, एनर्जी चेंज, एंथैल्पी चेंज। तो ये क्या है, हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये क्या है, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन अपॉन 2.303 R, मतलब गैस कांस्टेंट, T2 टेम्परेचर, T1 टेम्परेचर। अब ये क्या इक्वेशन कह रही है कि वेपर प्रेशर ऑफ P2 एट टेम्परेचर T2, वेपर प्रेशर P1 एट टेम्परेचर T1। मतलब इसके जरिए हम क्वांटिटेटिवली अगर वेपर प्रेशर निकालना हो तो इस तरीके से क्लॉजियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन से निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा सेकंड फैक्टर, दैट इज द टेम्परेचर। ये था हमारा आज का टॉपिक वेपर प्रेशर पे। आगे हम करेंगे, आगे ये कंटिन्यूटी रहेगी हमारे अगले लेक्चर में, जिसमें वेपर प्रेशर ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ेंगे, जिसमें क्या होगा कि दोनों ही जो हम सोल्यूट और सॉल्वेंट लेंगे दोनों वोलेटाइल होंगे, या फिर एक ऐसा सोल्यूट लेंगे जो
जो सोल्यूट लेंगे जो नॉन वोलेटाइल होगा। ठीक है, तो हम उसके बाद हम क्या डिस्कस करें, वेपर प्रेशर ऑफ बाइनरी सॉल्यूशंस। ठीक है, तो सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करेंगे और देखेंगे वेपर प्रेशर के बारे में, और उसमें से एक हमारा लॉ निकल के आएगा, दैट इज द राउट्स लॉ। तो आज के लिए फिलहाल हमारा जो बेसिक सा टॉपिक था वेपर प्रेशर, आपको पता होना चाहिए कि वेपर प्रेशर एग्जैक्टली होता क्या है। तो आज के लिए बस इतना ही था, इजाजत दीजिए मुझे, नए लेक्चर में दोबारा हाजिर होंगे। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर। पर चैनल को लाइक करिए और शेयर करिए।